आज हम एक ऐसी कहानी पर नजर डाल रहे हैं जो सिर्फ अखबार की एक हेडलाइन या कोई क्राइम रिपोर्ट नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है, ज्यादा परेशान करने वाली है। ये कहानी है दुख की, अनदेखी मानसिक परेशानियों की और एक ऐसी भयानक चौंकाने वाली हिंसा की जिसने सबको हिलाकर रख दिया। हाँ, हम बात कर रहे हैं हेंडरसनविल, टेनेसी की। तारीख थी 10 अगस्त 2012। सोचिए, एक घर है, माँ सो रही है और उसका 15 साल का बेटा वो जाग रहा है, और बस कुछ ही पलों में उस घर की, उस परिवार की दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली है। हाँ, और सवाल सिर्फ ये नहीं है कि उस लड़के जैकरी डेविस ने क्या किया। सबसे बड़ा और शायद अनसुलझा सवाल ये है कि उसने ऐसा क्यों किया। आज हम इसी मुश्किल और दुखद सवाल के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे उन सोर्सेज के आधार पर जो हमारे पास है। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, है ना। साल 2007 में जैकरी डेविस तब मतलब सिर्फ 9 साल का था और उसके पिता उसके लिए सब कुछ थे, उसकी पूरी दुनिया थे, ऐसा कहा जाता है। फिर अचानक एक दिन उसके पिता नहीं रहे, उनकी मौत हो गई। देखिए, बचपन में इस तरह का सदमा, खासकर किसी इतने करीबी को खोना जिसका बच्चे पर बहुत गहरा असर हो, ये उसके मानसिक और भावनात्मक विकास पर मतलब बहुत लंबे समय तक असर डाल सकता है। ये जानना जरूरी है। और शोक या दुख हमेशा रोने धोने या सिर्फ उदासी के रूप में ही जाहिर नहीं होता। बच्चों में तो ये बहुत अलग, कभी-कभी बड़े अजीब तरीकों से सामने आ सकता है। हर बच्चा अलग होता है। हाँ, बिल्कुल। और जैकरी के मामले में ये बदलाव बहुत साफ नजर आ रहे थे। परिवार वालों ने, स्कूल के टीचर्स ने, सबने महसूस किया कि वो पहले जैसा नहीं रहा। जो बच्चा शायद कभी हंसता खेलता होगा, वो एकदम खामोश हो गया। उसकी आवाज में कोई उतार चढ़ाव नहीं रहा, बिल्कुल सपाट, जिसे कहते हैं इमोशनलेस मोनोटोन, जैसे कोई भावना बची ही ना हो। वो अक्सर अपनी ही दुनिया में खोया रहता था और कुछ अजीब, परेशान करने वाली चित्र बनाने लगा था। और एक और चौंकाने वाली बात, उसने ये कहना शुरू किया कि उसे अपने मरे हुए पिता की आवाजें सुनाई देती हैं। जाहिर है उसकी माँ मेलेनी बहुत परेशान थी, चिंतित थी। उन्होंने मदद की पूरी कोशिश की, काउंसलिंग करवाई, कुछ वक्त के लिए दवाइयाँ भी चली, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम शायद ज्यादा गहरी थी और ये कोशिशें काफी नहीं हो पा रही थीं। हाँ, और यहीं ये गौर करने वाली बात है, पिता की मौत के बाद जैकरी में ये जो लक्षण दिख रहे थे, ये भावनात्मक खालीपन, लोगों से कटना, वो अजीब ड्राइंग्स, आवाजें सुनना, ये किसी गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्या के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। बिल्कुल। इन्हें सिर्फ दुख या सदमे का एक नॉर्मल रिएक्शन मान लेना शायद सही नहीं था। और जैसे जैसे वो टीनेज की तरफ बढ़ा, उसकी डायरियां सिर्फ पर्सनल बातें लिखने की जगह नहीं रहीं। उनमें एक तरह का वहम, शक, मतलब पैरानोया झलकने लगा था। और साथ ही वायलेंट आइडिएशन, यानी हिंसा से जुड़े ख्याल भी। ये असल में ये खतरे की घंटियां थीं, रेड फ्लैग्स थे। अब सवाल ये उठता है कि उस वक्त का जो सिस्टम था, चाहे वो स्कूल हो, परिवार हो या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, क्या वो इन संकेतों की गंभीरता को सही मायने में समझ पाया, या इन्हें बस एक टीनेजर के बदलते मूड या गुस्से का नतीजा मान लिया गया? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। अक्सर ऐसी दुखद घटनाओं के बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये चेतावनी के संकेत साफ दिखते हैं। बिखरे हुए होते हैं पर दिखते हैं। लेकिन क्या उस वक्त कोई इन्हें जोड़कर पूरी तस्वीर देख पा रहा था? शायद नहीं। और यहीं से उस भयानक रात की जमीन तैयार होने लगी थी। और फिर आई वो रात, 10 अगस्त 2012। घर में शांति थी। मेलेनी अपने कमरे में सोने जा चुकी थी। जैकरी का बड़ा भाई जॉश उस रात घर पर नहीं था, वो बाहर था। तो घर में सिर्फ जैकरी और उसकी माँ थी। इसके बाद जो हुआ वो सोचना भी मुश्किल है। जैकरी ने मतलब कोई चाकू या बंदूक नहीं उठाई। वो गैराज में गया और वहां से उसने एक भारी लोहे का घन उठाया, एक स्लेज हैमर। हाँ, फिर वो ऊपर अपनी माँ के कमरे में गया। मेलेनी सो रही थी। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनका अपना बेटा उनके पास खड़ा है, हाथ में वो भयानक हथियार लिए। और फिर जैकरी ने उस घन से अपनी सोती हुई माँ पर वार किया। एक बार नहीं, कई बार। रिपोर्ट्स के मुताबिक शायद 8, 10 या 15 बार। ये भगवान! चोटें इतनी भयानक थीं कि बाद में जो जांच अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे, उन्होंने कहा कि ये उनके करियर के सबसे दिल दहला देने वाले, सबसे क्रूर दृश्यों में से एक था। ये कल्पना से भी परे है। हमले का तरीका और खासकर हथियार का चुनाव, एक स्लेज हैमर, ये आम गुस्से या आवेग में की गई हिंसा से बहुत अलग है। ये एक तरह की चरम क्रूरता।
और शायद उस पल में वास्तविकता से पूरी तरह कट जाने की तरफ इशारा करता है। ये महज हत्या नहीं थी, ये एक तरह का विनाश था। इस तरह की बर्बरता किसी गहरे, बहुत गहरे मानसिक बिखराव का संकेत हो सकती है। और ये खौफनाक मंजर यहीं खत्म नहीं हुआ। अपनी मां पर हमला करने के बाद जैकरी नीचे गया गेम रूम में। वहां उसने विस्की की बोतल खोली और उसे कमरे में फैला दिया। उसका इरादा साफ था, घर को आग लगाना, जबकि उसका भाई घर में था। हाँ, ये जानते हुए कि उसका भाई जोश ऊपर के कमरे में सो रहा है और नीचे उसकी माँ का शव पड़ा है। उसने आग लगाने की कोशिश की और फिर जैसे कुछ हुआ ही ना हो, उसने अपना पहले से पैक किया हुआ बैग उठाया, कंधे पे टांगा और बिल्कुल शांत तरीके से घर से बाहर निकल गया। अविश्वसनीय। पीछे एक सुलगता हुआ घर, मौत के खतरे में एक भाई और एक माँ जिसकी उसने बेरहमी से हत्या कर दी थी। ये शांति, ये नॉर्मल व्यवहार, अपराध के ठीक बाद ये सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात है। कुछ घंटों बाद पुलिस को जैकरी पास ही में भटकता हुआ मिला। जब उसे पूछताछ के लिए लाया गया तो उसका रवैया उतना ही स्तब्ध करने वाला था जितना कि उसका जुर्म। उसने बिना किसी झिझक के, बिना किसी भावना के उतार चढ़ाव के एकदम सपाट ठंडे लहजे में अपना जुर्म कबूल कर लिया। एकदम सपाट लहजे में? बिल्कुल। उसके शब्द थे, मैंने अपनी माँ को मार डाला और मैंने अपने भाई को आग से मारने की कोशिश की। आवाज में न कोई पछतावा, न डर, न दुख, बस एक तथ्यात्मक बयान, जैसे वो मौसम का हाल बता रहा हो। मनोविज्ञान की नजर से देखें तो इस तरह का सपाट या भावनाहीन कबूलनामा, जिसे फ्लैट कन्फेशन कहते हैं, ये बहुत अहमियत रखता है। ये कई गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या ये वाकई पश्चाताप की पूरी कमी दिखाता है? मतलब वो अपने किए की गंभीरता समझ ही नहीं पा रहा, या फिर ये किसी गहरी मानसिक बीमारी का लक्षण है, जैसे सिजोफ्रेनिया जैसी स्थितियों में नेगेटिव लक्षण होते हैं, जहां इंसान भावनाएं महसूस करने या जाहिर करने की क्षमता खो देता है। या ये अत्यधिक सदमे या मानसिक बिखराव के बाद होने वाला एक तरह का इमोशनल डिटैचमेंट भी हो सकता है। ये तय करना बहुत मुश्किल है कि ये क्या था, सोची समझी उदासीनता या बीमारी का असर। सही कहा। कबूलनामा तो मिल गया था, लेकिन असली कानूनी और मनोवैज्ञानिक लड़ाई अब शुरू होनी थी। मुद्दा ये नहीं था कि जैकरी ने हत्या की या नहीं, वो तो उसने मान लिया था। असली सवाल था, जैकरी डेविस उस वक्त क्या था? एक ठंडे दिमाग वाला, योजना बनाकर हत्या करने वाला कातिल, या अपने ही बीमार दिमाग की गिरफ्त में फंसा एक लड़का जिसे सही गलत की समझ ही नहीं थी? हाँ, और यहीं पर आकर मामला उलझ गया। एक्सपर्ट्स की राय पूरी तरह बढ़ गई। बचाव पक्ष के जो डॉक्टर्स और साइकोलॉजिस्ट थे, उनका कहना था कि जैकरी गंभीर मानसिक बीमारी, शायद साइकोसिस का शिकार था। उन्होंने तर्क दिया कि उसे आवाजें सुनाई देती थीं, वो वहम यानी पैरानोया में जी रहा था और उसका हकीकत से नाता टूट चुका था। उनके हिसाब से वो मुकदमा समझने और उसमें अपना बचाव करने की मानसिक हालत में नहीं था, यानी कानूनी तौर पर अक्षम, इनकॉम्पिटेंट था। हाँ, और यहाँ ये समझना जरूरी है कि कानूनी तौर पर अक्षम या इनकॉम्पिटेंट टू स्टैंड ट्रायल होने का मतलब ये नहीं है कि वो निर्दोष है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि व्यक्ति अपनी मानसिक स्थिति के कारण उस समय मुकदमे की प्रक्रिया को समझ नहीं सकता या अपने वकीलों की मदद नहीं कर सकता। ये मानसिक विक्षिप्तता के कारण निर्दोष यानी नॉट गिल्टी बाय रीजन ऑफ इंसैनिटी की दलील से अलग है, जो अपराध करते समय व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर आधारित होती है। बिल्कुल सही, ये एक अहम फर्क है। और दूसरी तरफ थे सरकारी पक्ष के विशेषज्ञ। उनकी राय एकदम उलट थी। जैकरी से बात करने के बाद उन्हें लगा कि वो अपने ऊपर लगे आरोपों को बखूबी समझता है, उसे कोर्ट की कार्यवाही की समझ है और वो अपने वकीलों से ठीक से बात कर सकता है। उनका मानना था कि जैकरी शायद अपनी बीमारी के लक्षणों का नाटक कर रहा था ताकि सजा से बच सके, और वो कानूनी रूप से सक्षम है, यानी कॉम्पिटेंट है, और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। आप सोच सकते हैं कि जज के लिए कितना मुश्किल फैसला रहा होगा। एक तरफ एक टीनेजर जिसके गंभीर मानसिक रूप से बीमार होने के कई संकेत थे, बचपन का ट्रॉमा था। दूसरी तरफ एक बेहद नृशंस अपराध और एक्सपर्ट्स की राय कि वो शायद नाटक कर रहा है। फोरेंसिक साइकोलॉजी में ऐसी स्थितियां अक्सर आती हैं जहां दो प्रशिक्षित विशेषज्ञ एक ही व्यक्ति को देखकर बिल्कुल अलग नतीजों पर पहुंचते हैं। हाँ, क्योंकि हम किसी के दिमाग के अंदर झांक कर तो देख नहीं सकते, हमें बाहरी व्यवहार और व्यक्ति के बयानों पर ही निर्भर रहना पड़ता है, जिसमें गलती की गुंजाइश हमेशा रहती है। अंत में काफी सोच विचार के बाद जज ने फैसला सुनाया कि जैकरी डेविस मानसिक रूप से सक्षम है और उस पर एक वयस्क के तौर पर मुकदमा चलाया जाएगा। इस फैसले ने जैकरी के भविष्य का रास्ता एक तरह से तय कर दिया।
वयस्क के तौर पर मुकदमा चलने का मतलब था कि अगर वो दोषी पाया गया तो उसे जुवेनाइल सिस्टम की बजाय अडल्ट कोर्ट की कड़ी सजाओं का सामना करना पड़ेगा। और यहीं से ट्रायल का मंच तैयार हुआ। ये असल में दो बिल्कुल अलग कहानियों की टक्कर थी जो एक ही लड़के के बारे में थी। बचाव पक्ष ने जैकरी की पूरी जिंदगी की कहानी सामने रखी। पिता की मौत का वो गहरा सदमा, सालों से चली आ रही मानसिक परेशानियां जिन्हें ठीक से समझा नहीं गया या जिनका इलाज नहीं हो पाया, वो आवाजें सुनाई देना, वो वहम। उन्होंने तर्क दिया कि ये सब चीजें मिलकर एक ऐसे मानसिक तूफान में बदल गईं जिसने जैकरी को हकीकत से इतना दूर कर दिया कि वो ये भयानक काम कर बैठा। उन्होंने उसे सिस्टम का शिकार बताया, एक बीमार बच्चा जिसे वक्त पर सही मदद नहीं मिली। न था कि अपराध के समय उसकी मानसिक स्थिति ऐसी थी कि वो अपने एक्शंस के नतीजे नहीं समझ सकता था या उसे सही गलत का एहसास नहीं था। और ये साबित करना तब और मुश्किल हो जाता है जब अपराध में योजना बनाने के तत्व दिखाई दे रहे हों। बिल्कुल। और अभियोजन पक्ष ने इन्हीं तत्वों पर जोर दिया। उन्होंने जूरी का ध्यान ठोस सबूतों की तरफ खींचा। हत्या से पहले जैकरी का वो बैग पैक करना, गराज से जानबूझकर स्लेजहैमर लाना, आग लगाने के लिए विस्की जैसी चीज का इस्तेमाल करना। उनका तर्क सीधा था, ये किसी अचानक आए मानसिक दौरे, किसी साइकोटिक ब्रेक में किए गए काम नहीं लगते। ये सोची समझी योजनाबद्ध हत्या यानी प्री मेडिटेशन के संकेत हैं। उन्होंने जैकरी को एक चालाक, शातिर कातिल के तौर पर पेश किया जिसने अपनी मां की हत्या की और फिर अपने भाई को भी मारने की कोशिश की। प्री मेडिटेशन या पूर्व नियोजन, इसका मतलब है कि हत्या करने से पहले सोचने विचारने का कुछ वक्त था। जरूरी नहीं कि ये कोई लंबा प्लान हो, कुछ पल पहले सोचा गया इरादा भी काफी हो सकता है। अभियोजन पक्ष का कहना था कि जैकरी के एक्शंस दिखाते हैं कि उसने हत्या से पहले सोचा था, चाहे वो कुछ देर के लिए ही क्यों ना हो। जूरी ने दोनों तरफ की दलीलें सुनी, सबूत देखे, गवाहों के बयान सुने, फिर वो फैसला करने के लिए एकांत में चले गए। उन्हें तय करना था कि जैकरी डेविस की कहानी का कौन सा पहलू सच के ज्यादा करीब है। क्या वो एक बीमार बच्चा था जो अपने दिमाग के हाथों मजबूर था, या एक शातिर कातिल जिसने सोच समझकर अपनी मां की जान ली। काफी देर तक विचार विमर्श के बाद जूरी कमरे में वापस आई। उनका फैसला एक मत था, सर्वसम्मति से। दोषी, फर्स्ट डिग्री मर्डर यानी पूर्व नियोजित हत्या का दोषी। इसका मतलब था कि जूरी ने अभियोजन पक्ष की इस दलील को स्वीकार किया कि हत्या आवेग में नहीं बल्कि सोच समझकर की गई थी। और सजा आजीवन कारावास, लाइफ इन प्रिजन, साथ ही भाई की हत्या के प्रयास और आगजनी के लिए 40 साल की अतिरिक्त सजा। जैकरी डेविस अपनी बाकी की जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे बिताएगा। जैकरी डेविस जेल में है, कानून ने अपना काम कर दिया, सजा सुना दी गई, लेकिन क्या इससे वो सुकून मिला? क्या वो सारे सवालों के जवाब मिल गए जिनकी शायद उम्मीद थी? शायद नहीं। वो सबसे बड़ा सवाल क्यों आज भी उतना ही परेशान करने वाला है, शायद पहले से भी ज्यादा। बिल्कुल, क्योंकि अंत में सवाल यही रह जाता है कि हमने जेल किसे भेजा। क्या एक ऐसे बेरहम कातिल को जिसने बिना किसी पछतावे के अपनी मां की जान ली, या फिर एक ऐसे गंभीर रूप से बीमार लड़के को जिसे शायद हर उस सिस्टम ने निराश किया जिसका काम उसे बचाना था? परिवार, स्कूल, मेंटल हेल्थ सिस्टम। उसका वो भावहीन चेहरा, वो अजीब सी शांति, क्या वो एक साइकोपैथ का नकाब था, या सिजोफ्रेनिया जैसी बीमारी की वो भावनात्मक शून्यता जिसके बारे में एक्सपर्ट्स बात कर रहे थे? ये केस इस बात का एक सटीक उदाहरण है कि इंसानी दिमाग और बर्ताव को समझना कितना मुश्किल है, कितना जटिल है। कैसे एक ही सबूत, एक ही व्यवहार को देखकर दो माहिर लोग बिल्कुल अलग नतीजे निकाल सकते हैं। एक के लिए वो बीमारी के लक्षण हैं, दूसरे के लिए वो गुनाह छुपाने की चालाकी। और सच शायद इन दोनों के बीच कहीं धुंधला सा है जिसे हम पूरी तरह कभी जान नहीं पाएंगे। जो हम निश्चित रूप से जानते हैं वो इस कहानी का दुखद नतीजा है। एक माँ की जान चली गई, एक परिवार बिखर गया, और एक लड़का, चाहे वो अपनी करनी का जिम्मेदार हो या अपनी बीमारी का शिकार, हमेशा के लिए खो गया, समाज के लिए और शायद खुद के लिए भी। हाँ, और ये मामला हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है।
हम किसी के बाहरी बर्ताव को देखकर उसके अंदर चल रही मानसिक उथल-पुथल को कितनी सटीकता से समझ सकते हैं। और जब हमारा न्याय का सिस्टम, जिसे सच और झूठ, सही और गलत का फैसला करना है, उसे मानसिक बीमारी और आपराधिक इरादे के बीच की इस बेहद महीन और धुंधली लकीर पर चलना पड़ता है, तो क्या हमेशा सही मायने में न्याय हो पाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है, और ये सवाल ज़ैकरी डेविस के मामले के बाद और भी ज्यादा सालता है। हमें ये भी सोचना होगा कि हम ऐसे युवाओं की मदद के लिए और क्या कर सकते हैं जो इस तरह के अंधेरे रास्ते पर जाने के कगार पर हों, ताकि ऐसी त्रासदियां दोबारा ना हों।